इस क्लिप को एक बार देखिए। साल की 10 साल की 15 साल की नहीं चलेगी। जिस प्रकार से आजादी के बाद कांग्रेस को एक लंबे समय तक पार्लियामेंट से पंचायत से पार्लियामेंट तक 50 साल तक शासन करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए। 14 के ये क्लिप है इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह का एक बयान। वो बयान जिसमें ये दावा कर रहे हैं अमित शाह कि अगले 50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ही भारत में शासन करेगी और कोई पार्टी नहीं आ पाएगी। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो 2024 के लोकसभा चुनावों में 400 से ज़्यादा सीटें जीतें। और अगर आज की तारीख में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों पर लोकसभा में हिंदुस्तान की काबिज है। तो आपको क्या लगता है 2024 में ये संभव हो सकता है? अच्छा छोड़िए, अगर संभव ना भी हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए और वो काम करे जो आज से पहले सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है? थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर ज़्यादा आसार आज की तारीख में इसी चीज़ के लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए, अनलेस एंड अनटिल पूरा विपक्ष साथ आकर कोई बहुत ही खतरनाक प्लान नहीं बना लेता है उनके खिलाफ। लेकिन ये जो 303 और 400 सीटों का बड़ा बड़ा नंबर आज की तारीख में हमें दिखता है, आपको क्या लगता है वो शुरू कैसे हुआ? आज की तारीख में ये जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स इतनी पीक पर है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वो क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से राष्ट्रवाद और जो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल टर्फ है ना, जहाँ पे आज की तारीख में बीजेपी के सारे नेता बैटिंग कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल जो टर्फ है आज की तारीख में भगवे रंग से रंग चुकी है, इसको भगवा रंग रखने की शुरुआत कैसे हुई? तो क्यों ना नजरिया के इस एपिसोड में हम ये जानें कि क्या रही है जर्नी भारतीय जनता पार्टी की और कैसे भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही छोटी पार्टी से, 2 सीटों की पार्टी से आज 303 सीटों पर काबिज है। क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुल हो गई, मगर उस सक्सेस के पीछे क्या रीजंस थे और क्या हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कांग्रेस बुरी तरह से डिक्लाइन करी और भारतीय जनता पार्टी 80s और 90s के दौर में ग्रो करी। तो इस वीडियो में जानेंगे इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 1950s में। भारतीय जनता पार्टी के पहले जो पार्टी थी, यानी भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर्स थे, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सारे के सारे लीडर्स बीजेपी जब 1980 में फॉर्म हुई उससे पहले भारतीय जनसंघ में थे। अब भारतीय जनसंघ के इतिहास के बारे में किसी दिन और बात करेंगे, अभी बात करते हैं बीजेपी पे। तो बीजेपी फॉर्म होती है 1980 में। बीजेपी 1980 में क्यों फॉर्म होती है? क्योंकि 77 के चुनावों में जो भारतीय जनसंघ थी, या फिर आप बोलें वो पार्टी थी जो कि प्रीकर्सर थी बीजेपी की, वो मर्ज हो गई थी इस पार्टी में। ये पार्टी कौन सी थी? जनता पार्टी। जनता पार्टी ने इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ जो एक रोष की लहर उठी थी जनता के बीच में, उसका फायदा उठाते हुए सत्ता में मजबूती से खुद को काबिज किया था। और बीजेपी भी उस फ्रैक्शन का एक हिस्सा थी, उसमें कहीं ना कहीं एक रोल बीजेपी का भी था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, वो जो जनता फैक्शन की सरकार बनी थी उसमें सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की ही थी। तो उसके बाद क्या होता है, 1979 में मोरारजी देसाई की जो सरकार 1977 में बनी थी वो गिर जाती है और प्रधानमंत्री बन जाते हैं चौधरी चरण सिंह। किसके समर्थन से? इंदिरा गांधी के। और 1980 के चुनाव में वो जो जनता पार्टी का पूरा कुनबा था, जिसमें सोशलिस्ट, राष्ट्रवादी सब लोग एक साथ आए थे जनता पार्टी के छतरी के तले, वो लोग बिखर जाते हैं अलग अलग दलों में। 1980 में बनाई जाती है भारतीय जनता पार्टी, यानी वो जो जनसंघ के पुराने लोग थे जो जनता पार्टी में आ गए थे, वो लोग मिलकर के बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होते हैं चुनाव। चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कुछ खास प्रदर्शन नहीं करती। उस वक्त बीजेपी की जो कमान थी वो थी इनके हाथ में। ये कौन है? ये है अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो शायद इस देश के सबसे पॉपुलर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स में से एक। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि जो हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, जो धर्म की राजनीति है, वो उतनी सही नहीं है। इसीलिए बीजेपी जब फॉर्म हुई थी तो उनका जो एजेंडा था ना, वो हिंदुत्व का एजेंडा नहीं था। वो एजेंडा किस चीज़ का था? उनकी आइडियोलॉजी और उनका एजेंडा था ये क्या है? ये महात्मा गांधी है। आज की तारीख में महात्मा गांधी से शायद भारतीय जनता पार्टी ने खुद को थोड़ा किनारा करके रखा है। और अगर किनारा नहीं भी किया है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो तो लगातार बापू को याद करते रहते हैं, मगर उनके समर्थक याद नहीं करते।
लेकिन आपको शायद जानकर आश्चर्य हो कि 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तब उसकी आइडियोलॉजी थी गांधीयन सोशलिज्म की, यानी कि गांधी के समाजवाद की आइडियोलॉजी पर चल रही थी बीजेपी। उसके बाद क्या होता है, 84 में फिर इलेक्शंस होते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी गांधीयन सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को लेकर चुनावी मैदान में उतरती है और बुरी तरह से खेत रहती है। उसकी एक वजह यह भी थी कि इंदिरा गांधी की मौत के कारण पूरी देश में एक सहानुभूति की लहर उठी थी, जिसके बाद कांग्रेस को रोकना लगभग असंभव था और भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीटों पर सिमट गई। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता खुद चुनाव हार गए थे और जानते हैं आप वो चुनाव किस वजह से हारे थे? आज की तारीख में बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिता माधवराव सिंधिया से चुनाव हारे थे वो। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी के लोगों को समझ में आता है कि आरएसएस की मदद के बिना, हिंदुत्व पॉलिटिक्स के बिना, रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाए बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद जब बीजेपी लगभग खत्म हो गई थी 84 के चुनावों के बाद, तभी 1986 में राजीव गांधी उन्हें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर देते हैं, या फिर कहूं तो एक नई उम्मीद देते हैं। वो उम्मीद क्या थी? वो था शाह बानो वर्डिक्ट। शाह बानो वर्डिक्ट क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर 2024 के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को हमें समझना है। शाह बानो एक मुस्लिम महिला थी जिसको उसके पति ने तलाक दे दिया था, और तलाक जो उसने दिया था मुस्लिम जो शरिया लॉ है उसके तहत दिया था, और उसमें भी तलाक की अलग अलग प्रक्रिया है। तो जिस प्रक्रिया के तहत शाह बानो को उसके पति ने तलाक दिया था, उसके हिसाब से उस महिला को मेंटेनेंस का जो पैसा होता है, राह गुजर का जो पैसा पति को देना होता है, वो सिर्फ 45 दिनों का एक इद्दा पीरियड होता है, उस इद्दा पीरियड के लिए देना होगा। लेकिन शाह बानो ने सीआरपीसी की धारा के तहत अपने पति पर केस किया और पूरा मुआवजा मांगा। उसके बाद अलग अलग सेशन कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में मामला चला और फाइनली पहुंचा 1985 में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया और उसके पति को कहा कि उसे उसकी पत्नी को राह गुजर देना होगा जीवन भर। उसके बाद क्या होता है, देश भर में जितने भी इस्लामिक संगठन थे, जो चरमपंथी मुस्लिम संगठन थे, वो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। उसके बाद कांग्रेस को, राजीव गांधी को कहीं ना कहीं लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उनका, जो परंपरागत रूप से लगातार कांग्रेस को वोट देता रहा है, वो उनसे छिटक ना जाए। इसीलिए साल 1986 में राजीव गांधी की सरकार लाती है पार्लियामेंट में मुस्लिम विमेन एक्ट 1986, और इससे ही होती है ये जो आपको आज की तारीख में भगवा झंडा दिख रहा है पूरे हिंदुस्तान में लहराता हुआ, इसके उदय की शुरुआत। इसके बाद क्या होता है, देखिए, कोर्ट ने फैसला दिया शाह बानो के पक्ष में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मुस्लिम चरमपंथी नाराज हुए। तो राजीव गांधी ने कहीं ना कहीं उन चरमपंथियों को शांत करने के लिए वो जो फैसला था कोर्ट का, उसको पार्लियामेंट के जरिए पलट दिया, मुस्लिम विमेन एक्ट ला करके। और मुस्लिम विमेन एक्ट के तहत उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ 45 दिन तक आपको पैसा देना पड़ेगा राह गुजर का, आपको जीवन भर पैसा नहीं देना है। यानी से जो इद्दा पीरियड है उस वक्त तक आपको पैसा देना है अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद। इसके बाद कहीं ना कहीं राजीव गांधी की सरकार पर बहुत खतरनाक आरोप लगे मुसलमानों को फेवर करने के, या फिर कहूं तो माइनॉरिटी अपीजमेंट के, कि वो एक खास जाति वर्ग, एक खास धर्म के लोगों का अपीजमेंट कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद बीजेपी ने बहुत ही चालाकी से इसको एक नेशनल मुद्दा बनाया और कहा कि देखो, हिंदूज को इग्नोर किया जा रहा है। और ये सब हो रहा था, बीजेपी को राजनीतिक जमीन मिल रही थी। तभी राजीव गांधी एक और डिसीजन लेते हैं। उसने कहीं ना कहीं दाल में तड़के का काम किया, या फिर सोने में सुहागा कर दिया बीजेपी के लिए। वो क्या था, राजीव गांधी को लगा कि अच्छा, हिंदू नाराज हो गए हैं, हमने मुसलमानों को थोड़ा खुश कर दिया, इसलिए हम हिंदुओं को भी खुश कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर साल 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। ये क्या है, ये है राम मंदिर। उन्होंने उस वक्त जो बाबरी मस्जिद थी उसके अंदर पूजा पाठ और भजन कीर्तन की अनुमति दे दी। उनको क्या लगा, इससे हिंदू खुश हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी और बजरंग दल ने ये जो पूरा काम किया कांग्रेस ने, उसका क्रेडिट ले लिया, और उसके बाद पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में कम्युनल टेंशन और बढ़ गई। इसके बाद क्या हुआ, ये जो 2 ब्लंडरस डिसीजंस लिए राजीव गांधी ने, ये आप समझ गए कि किस तरह शाह बानो के बाद उनके ऊपर मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगा, और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने खुद राम मंदिर के ताले खुलवा कर वहां पे पूजा पाठ और कीर्तन की परमिशन दिलवाकर हिंदू संगठनों को एक जीत दे दी और उनको एक उम्मीद दे दी कि सच में मंदिर वहां बन सकता है। इसके बाद जो पूरा राम जन्मभूमि का आंदोलन है वो और तेजी से बढ़ने लगा, और इसके बाद बीजेपी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी को कहीं ना कहीं
साइडलाइन कर दिया गया थोड़े समय पे। और उधर किसका हुआ? इनका। ये कौन है? आज की तारीख में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत कही जाती है किसको? बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी। आज की तारीख में लाल कृष्ण आडवाणी भले ही भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 1984 में 2 सीटें मिली और 1989 में सिर्फ 5 साल बाद 2 से 84 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी आ गई। उसमें कहीं ना कहीं इनका सबसे बड़ा योगदान है। इन्होंने जिस तरीके से बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया पैन इंडिया, उसके लिए आज की तारीख में भी बीजेपी के सभी नेताओं को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है? 89 में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट जो राजीव गांधी की थी वो चली जाती है और अगले 6-7 साल तक भयंकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। और इस बीच पैरेलल एक और चीज क्या होती है? राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा है। आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक सेंट्रल जो पावर थी, अथॉरिटी थी, कांग्रेस की जो एक पावर डोमिनेंस थी, हेजेमोनी थी, वो 89 ऑनवर्ड्स जो बोफोर्स स्कैम के एलिगेशंस लगे राजीव गांधी पे, उसके बाद कहीं ना कहीं कमजोर हो गई। कांग्रेस कमजोर हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। साथ में बीजेपी को क्या मिला? मुद्दा कि हम हिंदुओं की पार्टी। हम हिंदुओं की पार्टी क्यों है? क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। क्यों? वो मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं। और क्या हो रहा है? और तो और हम क्या करेंगे आपके लिए? मंदिर बनवाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मंदिर से और हिंदुत्व से खुद को एसोसिएट करना शुरू किया। राम जन्मभूमि का पूरा आंदोलन चला। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है। तो ये जो पूरा माहौल था 6-7 साल का, इसने धीरे धीरे साल दर साल बीजेपी को स्ट्रॉन्ग किया। और उसके बाद फाइनली आता है साल 1996 का, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। और उसका नाम क्या था? वो थे वही अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको लेट 80s में बीजेपी ही द्वारा साइडलाइन कर दिया गया था। लेकिन आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को साइडलाइन कर दिया गया तो वो वापस से 96 में प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए? तो बात कुछ ऐसी है, बीजेपी स्ट्रांग जरूर हो गई थी, मगर बीजेपी अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि अपने दम पर उनके पास एक बहुमत आ जाए। तो क्या था उनको? तो उनको जरूरत थी अपने साथ समर्थक दलों की। अब जितने भी समर्थक दल थे बीजेपी की, उनकी मांग थी कि जो लाल कृष्ण आडवाणी है, बीजेपी के सबसे बड़े लीडर उस वक्त के, हम उनको प्रधानमंत्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी छवि एक हार्ड लाइनर की थी, एक मॉडरेट की नहीं थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की छवि एक मॉडरेट नेता की थी, कि एक मध्य मार्ग वाला नेता है, बहुत ज़्यादा रिलीजन और कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करता है। तो इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा ज़्यादा मान्य था उन लोगों को, और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी को वापस लाया गया बीजेपी के फ्रंट पे। और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। उनकी सरकार तो महज 13 दिनों में गिर गई, लेकिन इसके बाद एक उदय हुआ। उदय क्या हुआ? भगवे रंग के एक सूरज का, जो आज भी इस देश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और इस देश के राजनीतिक पटल पर मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए है। और उसके बाद 1998 में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है 13 महीने के लिए, 99 में 5 साल के लिए, और उसके बाद 2004 और 2009 में बीजेपी हारती जरूर है, मगर कहीं ना कहीं 2011-12 में जिस तरीके से कांग्रेस का कोलैप्स होता है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, और एक लीडरशिप क्राइसिस आती है कांग्रेस में, और नरेंद्र मोदी का ब्रांड, तो कहीं ना कहीं आडवाणी का ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुत्व की टर्फ और नरेंद्र मोदी का ब्रांड, ये तीनों चीजें मिलती हैं एक साथ साल 2014 में। और क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी पहली बार भारतीय इतिहास में अपने दम पर बहुमत हासिल करती है, 282 सीटें जीतती हैं। और उसके बाद 19 में उसको भी तोड़कर, उसका भी रिकॉर्ड तोड़कर 300 के आंकड़े को पार करती है। तो ये थी कहानी भारतीय जनता पार्टी के राइज की, और किस तरीके से वो बैकग्राउंड में वो टर्फ कैसे चेंज हुआ। वो जो पॉलिटिकल टर्फ है जिसपे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बैटिंग कर रही है, दरअसल उस पॉलिटिकल टर्फ को बनाने में आप समझ पाए होंगे कि राजीव गांधी और कांग्रेस के जो ब्लंडर्स थे उनका कितना योगदान था, शाहबानो का कितना योगदान था मंदिर के ताले खुलवाने का, और कितना योगदान था बोफोर्स स्कैंडल का, जिसके कारण कांग्रेस काफी कमजोर हो गई। और वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई अर्ली 90s में, उसका कितना योगदान था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए, नजरिया के इस एपिसोड के जरिए, मैं आपको समृद्ध कर पाया हूँगा राष्ट्रीय राजनीति के बारे में, और आपको एक नया सोचने का नजरिया दे पाया हूँगा भारतीय जनता पार्टी के बारे में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के बारे में। अगर इस एपिसोड को आप अभी तक देख रहे थे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए देखते रहें।